गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मानशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम मिल रहे हैं अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। हमने कल डिस्कस कर लिया था, ओवरव्यू इसका ले लिया था। आज जो इसमें 21 डिजीजेज हैं उनमें से कुछ 11 ऐसी होंगी जो आपको पढ़ के भी शायद समझ में दिक्कत हुई होगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो मेन डिजीजेज हैं जिनको दिक्कत होती है। मैं इतनी जल्दी जल्दी आटा गूंथ के आए हो, अरे बहुत बड़े मुक्ता, टाइम का यूटिलाइजेशन तो आप ही लोग कर रहे हो, है ना। तो हम लोग तो एक तरफ से दूसरी तरफ बस यही चल रहा है। हाँ चलें, नहीं तो आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर हम बात करें किस चीज़ की, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन डिसेबिलिटीज़ पे हम बात करेंगे। 7 डिसेबिलिटीज़ जो थी आपकी 1995 वाली, पहले उनको डिस्कस करके फिर हम सीधा बात करेंगे किसकी, ये डिसेबिलिटीज़, ये अक्षमताएं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में गिवन है। अक्षमताओं के बारे में, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होंगे जब आपने भी पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज नहीं हुई बंडी की डेथ, कल ही हो गई थी मनीषा। ठीक है जी। चलिए समझते हैं एक बार। जो लोग किसी भी एग्जाम की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो बाद में ले लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड तो होगा ही, आपकी वैलिडिटी तो बैच की होगी ही अभी तक, मुझे जितना आपको पता होगा इस बारे में। ठीक, 2016 वाला एक्ट जो 1995 में रिवाइज हुआ था, मतलब 1995 वाला रिवाइज हुआ था 2016 में, 21 डिसेबिलिटीज इसमें हो गई थी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। 21 डिसेबिलिटीज। ब्लाइंडनेस, हमें पता है कि ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टि बाधित हो, देख ना पाए, ठीक, उसको हम ब्लाइंड कहेंगे। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लो विजन, भाई जो पार्शियली देख पाए, जिसको कम दिखता हो बट दिखता हो, ठीक। नेक्स्ट है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। हियरिंग इंपेयर्ड, हमें ऐसे समझ में आ जाता है भाई वो व्यक्ति जिनको या तो वो डेफ है, मतलब बहरे हैं, या फिर बहुत कम सुन पाते हैं, वो भी इसमें आएंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है जो चलने फिरने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली आपकी, वो लोकोमोटर में आ जाती है। जो लोग बैसाखी वगैरह का यूज करते हैं चलने के लिए। ड्वार्फिज्म वैसे तो आसान है समझना, बट फिर भी इसके टेक्निकलिटीज में जाएंगे कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट, या कितने कम हाइट के व्यक्ति को हम ड्वार्फ या बोना कहेंगे। धान की सिंचाई करके आ रहे हैं तब क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया रोशन। इंटेलेक्चुअल, ये जो आपका संघर्ष है ना, आप सभी का ये काम आएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, भाई इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्ट उस लेवल का नहीं है कि प्रॉपर रूप से काम कर पाए, ये भी समझने में आता है, ठीक। फिर है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को भी समझेंगे। वैसे तो मेंटल इलनेस में कई सारी चीजें आ जाती हैं, भाई मानसिक रूप से बीमारी को ही मेंटल इलनेस कहेंगे हम, जैसे फिजिकल इलनेस है वैसे मेंटल इलनेस है। ठीक है दीपिका, धन्यवाद वर्षा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वत्सला। एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें कई सारे डिसऑर्डर आते हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक। अभी तो बात चल रही है सेरेब्रल पाल्सी को भी समझेंगे। सेरेब्रल पाल्सी, आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव एडिड दिस और नॉट, बट हाँ हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे लग रहा है शायद मिस हो गया जब मैं टाइप कर रही थी। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है कि आपकी मसल्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं या शेप में नहीं है आपकी बॉडी जो है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इनको भी समझ लेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी समझेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज तो हम कल करने ही वाले हैं, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब स्पेसिफिक में आएंगे, ठीक। सेरेब्रल पाल्सी मेनली तो आपके ब्रेन से होता है, और फिर बोन्स भी आपकी ठीक से काम नहीं करती। जी हाँ चल। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया की भी बात करेंगे, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, बोलने में दिक्कत होना या कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत होना, कम्युनिकेशन में दिक्कत होना। ओपन यूनिवर्सिटी नॉन फॉर्मल होती है उपासना, इनफॉर्मल नहीं होती। इनफॉर्मल होती है जब आप गली मोहल्ले कूचे कहीं से भी सीख लें, ठीक है जी। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज क्या है इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली सिकल जैसी शेप हो जाती है आपकी ब्लड सेल्स की, जो रेड ब्लड सेल होते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, इस पे भी बात करेंगे। एसिड अटैक विक्टिम्स पे भी बात करेंगे, और पार्किंसंस डिजीज क्या होती है इस पे बात करेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है मोटा मोटा, अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। भाई पहली चीज है एसिड अटैक विक्टिम। Acid attack victim means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance। यानी एसिड यानी तेजाब या फिर एसिड जैसी कोई चीज से जब एक व्यक्ति पीड़ित हुआ हो और उसकी वजह से उसकी बॉडी या फेस या जो भी है विकृत हुआ हो। जब व्यक्ति डिसफिगर्ड है किसकी वजह से, एसिड के अटैक की वजह से, वायलेंट असॉल्ट हुआ है उसके साथ, ऐसे बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं। इवन मेल जो बॉयज हैं उन पे भी ये बात हम सुनने को मिलती है। एग्जैक्टली वत्सला। तो डिसफिगर्ड यानी विकृति, उनमें आपकी जो नॉर्मल जैसा व्यक्ति दिखता है उसमें परिवर्तन। स्किन हो, बॉडी, ऑब्वियसली एसिड क्या जला देता है एक तरह से स्किन को और पूरे हमारे अंदर तक बॉडी के पार्ट्स को। तो ये आप जानते होंगे शायद, लक्ष्मी अग्रवाल एक फीमेल हैं जिनका आई थिंक ये होस्ट भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, कुछ 31 साल की, 15 साल की उम्र में दिल्ली में इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और शी फॉट लाइक एनीथिंग, मतलब अगर हम इनकी जर्नी देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एसिड अटैक विक्टिम्स को भी स्पेशली इस एक्ट में डाला जाएगा, और उनको जो भी प्रावधान होंगे वो मिलेंगे। हाँ अभी जो कोई मूवी आई थी, पता नहीं, मैंने नहीं देखी, देख लूंगी, शायद छपाक थी, हाँ ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म होता है बोनापन। भाई मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन, या तो मेडिकली किसी वजह से कोई दवाई नहीं या कुछ भी हो गया हो, या फिर जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिकली ही हाइट कितनी रह गई हो, एक अडल्ट की हाइट 4 फीट 10 इंच या उससे कम हो, 147 सेंटीमीटर से यदि कम है एक अडल्ट की हाइट, तो वो ड्वार्फ कहलाएगा, वो बोना कहलाएगा। फिर उसको इस एक्ट में जो भी लाभ हैं वो मिलेंगे, या उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं दीपिका, दीपिका पादुकोण की है। खैर, तो ये बेसिकली एक फोटो देख सकते हैं आप, 4'10", कोई कह रहा है, अच्छा मेरी 4'10" ही है मुक्ता, ठीक है कोई नहीं, आप अच्छा ठीक है, कोई कह रहा है 5 फीट है मेरी, चलो बहुत बढ़िया, बच गए हैं। ये चीज़ें बेसिकली हमारे हाथ में नहीं होती, और मेन तो ये है कि आप जीवन में करते क्या हैं, क्या आपको मिला क्या नहीं मिला, इन सबसे फर्क उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से के बराबर या फिर लेस देन, ठीक, तो एक ड्वार्फ के अंदर व्यक्ति आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे समाज में प्रॉब्लम है ना कि मजाक उड़ाया जाता है बेवजह। देखो, हीमोफीलिया की यदि हम बात करें, हीमोफीलिया एक प्रॉब्लम है जो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। मींस एन इनहेरिटेबल डिजीज। क्या है? इनहेरिटेबल डिजीज है, यानी आनुवंशिकता से जाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये परेशानी जाएगी, और होती मेल्स में ही है, लेकिन ऑब्वियसली मेल्स में होगी बेशक, लेकिन उनकी माता से ही ट्रांसमिट होगी, लेकिन सिर्फ मेल्स में ही होगी, यानी बॉय चाइल्ड में ही होगी, मेल चाइल्ड में ही होगी। ठीक है, आपकी कितनी मेरी 161 सेंटीमीटर के अराउंड है यार। तो मींस एन इनहेरिटेबल डिजीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन। यानी अफेक्ट किसको करती है? मेल चाइल्ड को करती है। ठीक, ये इनहेरिटेड है, आनुवंशिकता से आएगी, और अफेक्ट कौन होंगे? मेल चाइल्ड होंगे, बट किसके द्वारा जाएगी? ट्रांसमिट किसके द्वारा होगी? ऑब्वियसली वुमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन, भाई मां से ही जाएगी ना, लेकिन अफेक्ट सिर्फ मेल चाइल्ड को करेगी, अगर बेटी होती तो नहीं करती उसको। क्या है हीमोफीलिया? कह रहा है हीमोफीलिया है क्या, ये देख लेते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और इंपेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट अ माइनर वुड रिजल्ट इन अ फैटल ब्लीडिंग। यानी क्लॉट नहीं हो पाती। दरभंगा में सिलेक्शन हो गया, शांतनु बहुत बढ़िया। मेल कीजिएगा हमें, ईमेल कीजिएगा himanshi.edu10 पे, अगर आपकी स्टोरी होगी कि हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए तो विल शेयर दैट। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा कुशल, धन्यवाद। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। क्लॉट मतलब जम नहीं पाता। मान लो हल्का सा भी माइनर कुछ कट लग गया तो वो बहता रहेगा। ठीक है मिलन? तो इस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक इस तरह का इंपेयरमेंट है या लॉस है कि नॉर्मल क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और अगर हल्का सा भी माइनर कट हुआ तो क्या होगा? खून रुकेगा ही नहीं एक तरह से। ठीक है जी। तो नॉर्मल ब्लड वेसल ऐसा होता है जो कंट्रोल्ड है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, बाद में कंट्रोल हो जाएगी वो, या आपको पता अपने आप रुक जाएगा 2 मिनट बाद। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा ये। इसको ऐसे भी देखते हैं, इसको हैवी ब्लीडिंग, एक्जैक्टली जरा से कट से भी हैवी ब्लीडिंग होगी, क्लॉट करने में दिक्कत होती है हीमोफीलिया के पेशेंट को। देखो जैसे हीमोफीलिया का अगर हम एग्जांपल लें तो ये है, एक है नॉर्मल ब्लड वेसल, जो ये है हीमोफीलिया वाला, हल्का सा पहले ही वो डिस्टॉर्टेड है। ठीक, क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि पहले से ही डिस्टॉर्शन है। नॉर्मल ब्लड वेसल हीमोफीलिया वाला, इनेबिलिटी टू क्लॉट, क्लॉट नहीं हो पाएगा तो दिक्कत आएगी। हेल्दी वाला जो केस है वहां पे वो रुक जाती है, आगे जो स्किन का क्या कहें लेयर है वो रोक लेता है उसको, एक तरह से क्या कहेंगे, क्लॉट कर लेता है, यानी जम जाता है खून, थक्का जम जाता है। हाँ, रक्त का थक्का बोलते हैं बबीता जी, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद अभिषेक। तो ये बेसिक सी बात है। हीमोफीलिया में क्या है? हीमोफीलिया में आपका माइनर इंजरी भी बड़ी साबित हो सकती है, तो इनको भी शामिल किया हुआ। ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हम जरूर ध्यान रखेंगे ब्लड सेल्स से। फिर है थैलेसीमिया। अभी कोई कह भी रहा था कि वो थैलेसीमिया पेशेंट है। ठीक, तो अब थैलेसीमिया में क्या होता है जनरली, अगर देखा जाए ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है। थैलेसीमिया हो या हीमोफीलिया हो, दोनों ही ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड सेल से रिलेटेड है। हाँ, काइंड ऑफ जेनेटिक है बिल्कुल। ये मींस अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। अब इसमें भी ग्रुप है एक तरह से डिसऑर्डर्स का, अलग अलग तरह के सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट को हो सकते हैं थैलेसीमिया में भी। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। या तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी ब्लड में, या फिर अमाउंट कम होगी उसकी हीमोग्लोबिन की। जैसे आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल ब्लड, प्रॉपर आप देख रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म्ड हैं जो सेल्स हैं। यहाँ पे मेल फॉर्म्ड हैं, या माल फॉर्म्ड बोल देते हैं भारत में, मतलब ठीक से फॉर्म नहीं हो पाती रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन की कमी होगी इन सेल्स में ही, व्यक्ति में नहीं। माल फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से शेप भी हल्की फुल्की अलग हो सकती है। ठीक है बात। हाँ हाँ, इसमें गड़बड़ है, ये हीमोग्लोबिन होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये कई तरह की डिक्शनरी होती हैं जो सिस्टम होता है हमारा, उसमें कई बार वो ब्रिटिश उठा लेगा, कई बार वो अमेरिकन उठा लेगा, इंग्लिश भी तो कई तरह की हो रही है आजकल। ठीक है, तो ये बात हुई हीमोग्लोबिन की। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, HAE। ठीक, तो ये बेसिक बात है कि इसमें माल फॉर्म्ड होती हैं आपकी जो सेल्स हैं, प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का एब्सेंस होती है, अमाउंट की कमी होती है, होता तो है बट कम होता है। फिर है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या है? मींस अ हीमोलिटिक डिसऑर्डर। ये अगेन आपके ब्लड से ही रिलेटेड है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एनीमिया। एनीमिया हम समझते हैं भाई बहुत ज्यादा खून की कमी, या हीमोग्लोबिन में भी स्पेसिफिकली कमी, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज। टिश्यू डैमेज भी जिसकी वजह से हो सकता है, और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है एक लिमिट के बाद आगे बढ़ने पे। रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसमें भी क्या होता है कि जो आपकी ब्लड सेल है, स्पेशली रेड ब्लड सेल है, ये हम डायग्राम देखेंगे, उनकी जो शेप है वो एकदम सिकल के जैसी हो जाती है, दराती शेप, एग्जैक्टली वत्सला, सिकल के जैसी बन जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ सिकल शेप्ड हो जाते हैं, मतलब इल फॉर्म्ड हो गया, अगेन अगेन प्रॉब्लम आ गई। एनीमिया ब्लड में आयरन की कमी से होता है, एग्जैक्टली। तो नॉर्मल में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल शेप है, यहाँ पे एक तो स्पेस आ जाएगा सिकल सेल वाले केस में, वाइट ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, और इनकी शेप भी इल फॉर्म्ड हो जाएगी।
हाँ, हाफ मून जैसी शेप हो जाएगी, पाची कह सकते हैं, सिकल जैसी शेप हो जाएगी, दराती जैसी एक तरह से। नहीं, वो सिर्फ हीमोफीलिया की बात थी, मेल और फीमेल वाली, बाकी तो नॉर्मल है, ये जेनेटिक है, किसी को भी हो सकती है। पार्किंसंस डिजीज, ये भी बहुत फेमस है। बेसिकली जनरली ये बुढ़ापे में या मिडिल एज के बाद ही होती है। और पार्किंसंस डिजीज में क्या है, मींस अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय ट्रेमोर, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो इम्प्रेसाइज मूवमेंट। बेसिकली पार्किंसंस डिजीज में क्या होगा, जी दीना, अगर हम बात करें मींस अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जो हमारे पूरे दिमाग से लेकर 70 चीजों को कंट्रोल करता है बॉडी में, वो उसकी एक समस्या है जिसकी वजह से मस्कुलर रिजिडिटी, हाथ पैर बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत, चलने फिरने में भी, इवन आपकी बॉडी शेप से भी, हर चीज में दिक्कत पड़ेगी। चीफली अफेक्टिंग मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल, ज्यादातर होता है मिडिल एज लोगों को या फिर एल्डरली लोगों को, एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। अब ये इसकी टेक्निकलिटीज हो जाएंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन कम करना शुरू कर देता है, मतलब हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डोपामिन की मात्रा कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से मूड पे भी बहुत सारे फर्क पड़ेंगे हमें। हाँ, सुमिता कह रही है माय फादर इन लॉ पास्ड अवे ड्यू टू पार्किंसंस। हाँ, ये रियल डिजीज है भाई। देखो, अगर इसके लक्षणों की बात करें, हम सिम्टम की बात करें पार्किंसंस के, तो पार्किंसंस डिजीज की यदि हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा, जो उन लोगों का बैच पहले शुरू हुआ है उनका अगस्त में खत्म हो जाएगा सिलेबस, अगस्त लास्ट तक। देखो एक बार देख पा रहे हो तो, नहीं तो और जूम इन करेंगे। देखो, दिख रहा होगा, स्टूप्ड पोस्चर, मतलब आगे की तरफ पोस्चर जो है वो झुका हुआ ऐसे, ठीक। मास्क्ड फेस, टाइटन होने लगती हैं जो फेस की मसल्स हैं वो भी। फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, ये वाला पार्ट आगे की तरफ झुकेगा, पोस्चर भी नीचे की तरफ गिरा हुआ। रिड्यूस आर्म स्विंग, ये जो स्विंग है ये भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, धीरे मुश्किल से काम हो पाएगा। हैंड ट्रेमोर, टाइटनेस जो है, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज, घुटने भी झुके हुए और नीज भी, पीछे हिप्स भी। शफलिंग शॉर्ट स्टेप गेट, छोटे छोटे कदम लेने में भी दिक्कत होगी, है ना। यहाँ पे भी वो जो लाइंस जैसी हो जाती हैं, ट्रेमोर्स इन दी लेग्स, फ्लेक्स्ड एल्बोज एंड रिस्ट, अगेन एल्बोज और रिस्ट को मूव करने में भी दिक्कत आएगी। और बैक रिजिडिटी, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी बैक भी। बेसिकली ये है क्या, नर्वस सिस्टम जब हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में ही सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह आने की दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है मंजरी की। आगे बढ़ेंगे, इनके आइडिया लेने हैं आपको, ये कोई बहुत जरूरी नहीं डिटेल में पूछे, बट हाँ एक लाइन में कभी कभी पूछ भी लेता है कुछ कुछ, जैसे एएसडी के बारे में पूछ लेता है, ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये पूछा जाता है, ठीक। हम डिस्कस वही कर रहे हैं जो कॉमन है, जो पूछे भी जाते हैं बट आपको जनरली पता नहीं होते। ओह गॉड, चले आगे। चलिए देखिए, देखो पोस्चर की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, स्पेशली ट्रेनिंग लाई जा सकती है उस चीज के लिए। एएसडी की बात करें यदि, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो इसमें कई सारी डिजीज आती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। इसको इन शॉर्ट, ये एम्ब्रेला टर्म है बेसिकली। एम्ब्रेला का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे छतरी ले दी जाती है, एम्ब्रेला यूज करते हैं, उसके नीचे कई सारी चीजें एक साथ आ गई हो, तो ये नंबर ऑफ डिजीजेस का एक नाम दे दिया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है, बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, यानी अगेन ब्रेन से रिलेटेड है ये जितने भी इसमें डिसऑर्डर आएंगे, वो कहाँ आएंगे, ब्रेन के कारण होंगे, न्यूरो डेवलपमेंट ठीक से ना होने के कारण होंगे, कम एज में ही हो जाएगा ये, ठीक है। इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बच्चे को कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ संप्रेषण में दिक्कत आएगी, सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आएगी, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा लोगों में, अनकंफर्टेबल फील करेगा यदि सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है। मान लीजिए उसकी टेबल यहाँ है, आपने उधर शिफ्ट कर दी, तो वो इस बात पे भी अनकंफर्टेबल फील कर सकता है ना, उसको असुविधा हो सकती है, लोगों में ज्यादा अच्छा फील नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप याद करो, वो शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल जो है वो समहाउ रिलेटेड है, बेसिकली सोशल गैदरिंग या फिर सोशल इंटरेक्शन या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर चेंज एनवायरमेंट में प्रॉब्लम दे सकता है, इनको अनकंफर्टेबल कर सकता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल अगेन ब्रेन से रिलेटेड है ये चीज। रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स, ये वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा, आजकल पूछा जाने लगा है। स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स यानी रूढ़िबद्ध पैटर्न, मतलब बार बार सेम चीज को रिपीट करना। एस्पर्जर्स था उनको, बिल्कुल एस्पर्जर नहीं था, आई थिंक एस्पर्जर तो बुढ़ापे में होता है। देखो
तो रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बार बार रिपीट करना चीजों को, या फिर स्टीरियोटाइप में भी सेम ही बात है कि सेम चीज को रिपीट करना। तो कई बार जब हमें रेपिटेटिव लिखा होता है तब तो हम समझ लेते हैं कि बात एएसडी की हो रही है, ऑटिज्म की हो रही है, बट स्टीरियोटाइप पैटर्न्स को या स्टीरियोटाइप बिहेवियर लिखा होगा तब भी बात किसकी हो रही है, एएसडी की हो रही है। ठीक। अनइवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, भाई जब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, न्यूरो का मतलब ब्रेन से है, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना जो ब्रेन का डॉक्टर हो, ठीक, जो नर्व्स की बात करे। अगर हम बात करें, माय नेम इज खान वाला एग्जांपल भाई, अगर हम बात करें तो अनइवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक से इनका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो पाता, इनका जो बौद्धिक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता। एस्पर्जर सी था, हाँ तो हो सकता है। ठीक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, प्रॉपर जो इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। ठीक। लेकिन ये होते स्मार्ट है ऑटिज्म वाले बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनको मतलब बुद्धि में कमी, आईक्यू कम होगा या अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट इनकी प्रॉब्लम्स अपने तरह की हैं। ठीक है कमलेश। अब देखो इसमें कुछ अम्ब्रेला टर्म है जिसमें नाम आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल मालूम हो। ठीक। एडीडी हो गया, अटेंशन में भी डेफिसिट हो सकता है ना, या फिर अगर हम बात करें डिप्रेशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सुन करके प्रोसेस करना, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स, इवन गिफ्टेड को भी पता नहीं क्या सोच के उन्होंने डाल दिया यहाँ पे। डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं कि भाई विकास जो है, मान लो एक बच्चा है जो 1 साल में चलने लग गया, ये बच्चा हो सकता है 1.5-2 साल लगा दे चलने में। ठीक। ओसीडी जो कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार सेम चीज को करना है ना, उसको हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मान लो बैल बजा रहे हैं तो 3-4 बार बजा देंगे, 1 मिनट में रुका नहीं जाएगा। सफाई का पागलपन है तो बस सफाई चाहिए, चाहे शांति से बैठ के खाना नहीं खा सकते अगर उनको गंदगी दिख रही है तो। ये बेसिकली ऑब्सेशन होता है कुछ पैटर्न्स के प्रति बिहेवियर के। एंग्जाइटी हुआ, एडीएचडी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ये सब इसमें आती हैं आपकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के छाते के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब इसके कुछ कुछ 2-3 पॉइंट हैं इसमें जो आपको समझने हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में नजर आने लगते हैं, यानी बचपन में ही, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहे जाते हैं, यानी डेवलपमेंट जब हो रहा होता है शुरुआत में ही दिखाई दे जाता है। ठीक है। गिफ्टेड भी हो सकते हैं ये बच्चे, बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए गिफ्टेड लिखा हुआ है वहां। हर गिफ्टेड बच्चे को होगा ये जरूरी नहीं है, इसको गलत मत समझ लेना। ठीक है। हाँ। ठीक है। पहली बार ऑटिज्म किसने दिया था, ये मैंने पहले कभी ना कभी पूछा हुआ है, आपने से कोई कह भी रहा था, है ना। ऑटिज्म को कॉइन किसने किया, या पहली बार ऑटिज्म को किसने यूज किया, तो 1911 में एक व्यक्ति थे। याद आ रहा है कुछ, कभी कोई क्लास ली हो लेट्स लर्न पे तो याद आना चाहिए। यूगन ब्यूलर करके इनको बोलते हैं, यूगन ब्यूलर। एक तो इनकी अजीब सी स्पेलिंग्स होती हैं, बाहर वाले ऑब्वियसली लोग होते हैं, समथिंग लाइक दैट, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें हो सकती है। देखो एक बार। हम्म। ठीक है। क्या हुआ हुमा, ब्यूलर भी कह सकते हो आप इसको, यूगन ब्यूलर भी कह सकते हो, BLUELER, होपफुली सही होगा ये। EUGEN, यूगन ब्यूलर। बेसिकली आपको वहां ऑप्शन में चूज ही करना होता है, एक बार पूछा हुआ है कहीं तो, है ना। तो ये ऑटिज्म को पहली बार जो यूज किया था इन्होंने 1911 में, और ये स्पेशली स्कीजोफ्रेनिक सिचुएशन के लिए, स्कीजोफ्रेनिया होता है ना, बुढ़ापे में बिल्कुल भूलने लगते हैं, पहचानते भी नहीं है, ये सारी चीजें जो होती हैं। यूगन ब्यूलर। हाँ हाँ, ये कह सकते हो दीपिका, ऐसे याद रख सकते हो, मतलब लाइफ ब्लर हो जाएगी ऑटिज्म से, तो ब्यूलर, ब्लर से याद रख लेना। सही बात है, बहुत अच्छे तरीके आप लोग आजकल खुद ही निकालने लगे हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। हाँ, पहली बार यूज इन्होंने किया था एक तरह से। तो इसके सिम्टम अर्ली चाइल्डहुड में दिख जाते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, विकासात्मक अक्षमताएं कहा जाता है ऐसी प्रॉब्लम्स को जो बचपन से ही हो जाती हैं। ठीक। या जेनेटिकली, जिनका कॉज जेनेटिक्स में पाया जाता है। द कॉज इन मोस्ट चिल्ड्रन इज अननोन, हमें नहीं पता कॉज क्या है, कई बार जेनेटिक्स भी हो सकता है। ऑल्दो एविडेंस सपोर्ट्स अ जेनेटिक कंपोनेंट, ज्यादातर जो एविडेंस है वो जेनेटिक्स को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि जीन से हुई होगी ये परेशानी। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, द डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय अ मेडिकल कंडीशन, किसी एक दवाई या केमिकल कुछ ऐसा यूज हो गया हो, उसकी वजह से भी पाई जा सकती है जो दिक्कत है कुछ पेशेंट्स में। ठीक है। आरटी कब तक होगा, चलो इसके बाद आरटी करा देंगे। और बताओ, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, जिनको पहले जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। वैसे ये कहीं मैंने पढ़ा था, किसी ट्रक व्रक पे लिखा हुआ था, अभी मैं उस दिन ड्राइव कर रही थी तो। देखो एक बार, तो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। यूगन ब्लूलर ने इसके बारे में बात की थी, जो कॉज है वो अननोन है, बट अगर पूछे अननोन ऑप्शन में ना हो तो आप क्या कहेंगे, जेनेटिकली भी ट्रांसमिट हो सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या जेनेटिक में किसी एक प्रॉब्लम के कारण केमिकल्स का यूज या सब्सटेंस का यूज भी क्रिएट कर सकता है ऑटिज्म। जैसे कई बार होता है ना ये सब चीजें, जैसे ड्रिंक कर लेना प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई केमिकल के प्रकोप में आ जाना, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी शायद आपने सुना होगा, कुष्ठ रोग बोलते हैं लेप्रोसी को, क्या बोलते हैं, कुष्ठ या कोढ़ भी बोल देते हैं भारतवर्ष में नॉर्मल भाषा में। तो इसमें बात हो रही है लेप्रोसी क्योर्ड की। लेप्रोसी क्योर्ड लोग जिनका जो कुछ रोग है वो क्योर्ड होता है। बेसिकली लेप्रोसी कुछ हद तक दवाइयां वगैरह लेकर के कंट्रोल हो सकता है, बट उसके बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जिसमें ये लोग आएंगे, मतलब ये वाले एक्ट के अंदर इनको शामिल किया गया है। मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी, जो कुछ रोग मान लीजिए कुछ हो गया किसी को, तो वो क्योर तो हो गया है, उसको दवाई तो मिल गई है ना।
बट सफरिंग फ्रॉम, अगेन कुछ कुछ सफरिंग सहनी पड़ेंगी, जैसे लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स, सेंसेशन फील नहीं होती, मतलब आप टच करोगे सेंसेशन फील नहीं होगी, ठीक है। शबनम कह रही है माय फादर इज नॉट वेल, आई एम नॉट एबल टू सी हिज कंडीशन, हाउ टू कोप अप विद दिस। देखो रियलिटी है, अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो करो, और कई बार मन आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, लाइफ मुश्किल ही है बाय इट्स वेरी नेचर, हम मुश्किलों से भाग नहीं सकते, यही चीज़ें फिर आपको रियल लाइफ दिखाती हैं, और रियलिटी जब हिट करती है तो फिर तभी पता लगता है आप क्या बनते हो उसके बाद। मुश्किल टाइम है बट डील कर जाओगे आप, विल से सारी चीजें होती हैं। मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब हैंड्स में या फीट में, हाथ पैरों में सेंसेशन का लॉस, ठीक, एज वेल एज इन दी आई एंड आई लिड, जो आंखें हैं और आंखों की जो ये लिड्स होती हैं हमारी पलकें, उनमें भी सेंसेशन फील नहीं होती, ठीक, विद नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी। अगेन कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद कोई और डिफॉर्मिटी हो, रुक जाती है, मतलब एक होता है ना मैनिफेस्ट का मतलब एक से दूसरे में, मतलब एक बीमारी हुई उसकी वजह से कोई दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, एटलीस्ट वो रुक जाती है इस स्टेज में, क्योंकि क्योर्ड है ये पर्सन, तो हाथ पैरों में या आंखों में सेंसेशन की कमी हो सकती है, लॉस हो सकता है, बट इसकी वजह से कोई और बीमारी नहीं होगी क्योंकि कुछ हद तक क्योर्ड है ये, ठीक है जी। हल का ख्याल रखिए भाई आप सभी इवन। फिर दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या हो सकता है, मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी एंड परसिस्ट एंड पेरसिस्ट बट हैविंग सफिशिएंट मोबिलिटी इन देयर हैंड्स एंड फीट। अब ये दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए बॉडी की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ही, बट सफिशिएंट मोबिलिटी है, हैंड्स और फीट चल सकते हैं, तो मतलब वो अपनी इकोनॉमिकली कुछ कुछ काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इसमें तीन सिचुएशन है, एक तो जिसमें वो टच और फील भी नहीं मतलब सेंसेशन ही नहीं हो रही उनको, और डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, बस कि बॉडी की शेप वेप चेंज हो गई है, कुछ इस तरीके का गड़बड़ नहीं हुई है। दूसरे केस में थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी हो सकती है, विकृति आ सकती है, बट क्या हुआ, हैंड्स और फीट मूव कर पाएंगे, तो ऐसे लोग इकोनॉमिकली कुछ कुछ काम कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप है इसी में, एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी एज वेल एज एडवांस्ड एज व्हिच प्रिवेंट्स हिम और हर फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन। अब ये एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी वाला केस हो गया। पहले वाला था कि कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई विकृति नहीं थी, कोई बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था, बट सेकंड स्टेज में स्ट्रक्चरल चेंज था, बट वो मूव कर पाता था, हाथ पैरों में चल जाता था काम, थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन थर्ड ऐसा है एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी, यानी अब इतना एक्सट्रीम विकृति हो गई है कि अब वो काम नहीं कर सकता, ऑक्यूपेशनल यूज में नहीं है ऐसा व्यक्ति, फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में किसी भी जॉब में काम नहीं कर पाएगा। जी प्राप्ति, आगे बढ़े। ये लेप्रोसी का लक्षण है, शायद आपने देखा होगा कुछ लोग का, कभी ना कभी मूवी में या रियल में भी देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट चीज है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी ये सीवियर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। समझेंगे इसको, क्या कह रहे हो भाई अख्तर? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक बार पढ़ो, और यहां तक अगर नोट डाउन कर लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं किया तब भी बढ़ेंगे आगे, क्योंकि रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगर हम बात करें, धन्यवाद रूपाली, अगर हम बात करें क्रॉनिक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अभी अगेन न्यूरोलॉजी जहां आ जाए मतलब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और क्रॉनिक का मतलब ज्यादा भारी है, सीवियर है एक तरह से, मींस अ कंडीशन दैट हैज इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ पर्सन्स नर्वस सिस्टम। अगेन नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को कंट्रोल करता है, लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड और मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट रीअकरेंस। बार 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 नर्वस सिस्टम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपके रीट वाले क्यों रो रहे हैं भाई, उनका तो सिलेबस कब का खत्म है, ये तो एक्स्ट्रा में चल रही है बहुत सारी चीजें, नहीं तो इतनी डिटेल में तो उनको कराना ही नहीं था। चलो अभी कल परसों में बताती हूँ मैं, आपका फाइनल कर देते हैं, रीट का बैच क्लोज कर देंगे बहुत जल्दी, एक बार मैं देख के बता देती हूँ, एक दो चैप्टर रहते होंगे वो हो जाएंगे, ये तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपके भले के लिए। देखो एक बार, मींस अ कंडीशन दैट हैज इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ पर्सन्स नर्वस सिस्टम लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये आप ही लोगों का बैच है जो इतनी डिटेल में चल रहा है, हो सकता है इसके बाद उतनी डिटेल की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ पेडागोजी स्पेशल नहीं चले उतनी डिटेल, ठीक। तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहां पे इन इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ पर्सन्स नर्वस सिस्टम की कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसलिए ब्रेन प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसे उसको करना चाहिए, ठीक है। और ये बार बार होती है चीज कि ब्रेन ठीक से रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है जिस सेंस में उसको करना चाहिए, नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, बेसिक सी बात है। अब इसमें क्या क्या और चीजें हो सकती हैं भाई, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आएगी, सिंपल बात है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी कहेंगे एक तरह से मेंटल इलनेस को, ठीक। मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट्स ग्रॉसली इंपेयर्स जजमेंट बिहेवियर। यानी मेंटल इलनेस में क्या होगा, सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ठीक से सोच नहीं पाता व्यक्ति, या तो ओवर थिंक करता है, बेवजह ही सोचेगा, या तो सही से नहीं सोच पाता, मूड स्विंग्स होते हैं, एक मिनट में खुश, एक मिनट में बिल्कुल खाने को तैयार सामने वाले को, है ना। फिर परसेप्शन ठीक से फॉर्म नहीं हो पाता। परसेप्शन क्या है, जब हम रियलिटी को एज इट इज देखते हैं, हमारे पांच सेंसेस हमारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जिससे एक परसेप्शन, एक नजरिया क्रिएट होता है, वो ठीक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने तो पहले ही चादर गलत ओढ़ रखी है, तो उसको हर चीज में कमी या परेशानी नजर आती है, ठीक से फॉर्म नहीं हो पाता परसेप्शन, ठीक है।
और मेमोरी दैट ग्रॉसली इंपेयर्स जजमेंट, चीजें ठीक से याद नहीं रहती, अपने अकॉर्डिंग ब्रेन आगे पीछे कर लेता है। इससे क्या होगा, जजमेंट लेने की क्षमता आपकी खराब हो जाएगी, आप ठीक से जज नहीं कर पाएंगे चीजों को, व्यवहार में आपकी समस्या हो सकती है। निकिता, ये डिसेबिलिटीज हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी गई हैं, उनका टॉपिक है। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ, मतलब जो बेसिक डिमांड्स है ना जिंदगी की, हम वो भी नहीं कर पाते। जो बेसिक डिमांड करती है लाइफ डे टू डे में, उतना भी नहीं हम सह पाते, क्योंकि हम क्या है, प्रॉब्लम में, एक तरह से एक मानसिक बीमारी हमें हो गई है, जो हमारे मूड को, हमारे परसेप्शन को, हमारे जजमेंट को, हमारे जो मेमोरी है, चीजों को याद रखने की क्षमता, समझने की क्षमता, हर एक चीज हमारी इस तरह से प्रभावित है कि हमें छोटी छोटी चीजें बोझ लगने लगती हैं, छोटे छोटे काम हमें भारी लगने लगते हैं, और हमारे लिए सब कुछ एक बोझ है, या हम विक्टिमाइज्ड फील करने लगते हैं कि जैसे हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, बाकी दुनिया में सब फेयर है। वो प्रॉब्लम है। ठीक, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी, आप रियलिटी को एज इट इज पहचान ही नहीं पाते, आपके अंदर वो क्षमता ही खत्म हो जाती है कि जो ऑर्डिनरी डिमांड है लाइफ की, डेली की जो आपकी एक्टिविटीज हैं, वो आप पे भारी पड़ने लगती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन विच इज अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। बट इसका मतलब मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। मेंटल रिटार्डेशन है कि आईक्यू बिल्कुल आपका कम है, बिल्कुल आपसे अब चीजें, आप है ही नहीं किसी, आप किसी लायक, आपको बेसिकली खाना भी कोई और देगा। ये है मेंटल रिटार्डेशन की सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को मेंटल इलनेस हो जाए, हो सकता है आज मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रही हूँ, या आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी हो सकता है कोई शिकार भी रहा हो मेंटल इलनेस का किसी भी तरह की, चाहे वो डिप्रेशन हो या कुछ और हो, है ना। एस्पर्जर्स भी इसी में आता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी काइंड ऑफ इसी में आता है। बेसिकली मेंटल इलनेस बहुत तरह की हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है आपको, मतलब इसके लिए आईक्यू या मेंटल रिटार्डेशन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब ब्रेन आपका मूड, परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, थिंकिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करती, और आप नेगेटिविटी में जाते चले जाते हैं। ठीक, तो ये मेंटल रिटार्डेशन होता है कि आपका कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी स्ट्रेस या कुछ एक चीज की वजह से ऐसा हो पाया हो। मेरी एक फ्रेंड है, आई थिंक उसकी मम्मी को बड़ी दिक्कत है कुछ टाइम से, तो वो एक और मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके थ्रू पता लगा, मतलब म्यूचुअल तो नहीं है बट हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, बहुत टाइम हो गया, तो उससे बात हुई होगी, शी वाज टेलिंग मी कि यार वो इतनी हंसती खेलती रहती थी, अभी उसकी मम्मी की सिचुएशन ठीक नहीं है, एंड शी इज ऑल्सो डिवास्टेटेड। तो वो सिचुएशन बेसिकली ऐसा नहीं है कि मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, ब्रेन ही ठीक से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक से डेवलप हो गया, सिचुएशंस की वजह से या लाइफ में आप नई चीजें देख पाए, या जो भी हुआ, किसी भी एक इंस्टेंस की वजह से या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटल इलनेस डेवलप हो जाती हैं। और आजकल जिस तरह की लाइफ है, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और ये और वो, तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। पहले लोग कम से कम शांति में तो जीते थे, विच इज अ कंडीशन, ये तो हो गया है सोशली कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। मेंटल रिटार्डेशन में तो भाई इंटेलिजेंस ही ठीक से डेवलप नहीं हो पाई, आपका जो ब्रेन है वही ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट हुआ एक तरह से। आगे बढ़ेंगे, मेंटल इलनेसेस का अगर एग्जांपल हम लें, मेंटल इलनेसेस का अगर हम एग्जांपल लें, तो हम कह सकते हैं आप मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वे एन इंडिविजुअल, मतलब नॉर्मल जो जिंदगी जी रहा था उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसकी थिंकिंग पे, दिमाग में लूप चल रहा है ओवर थिंकिंग का, तो चले ही जा रहा है, आप रोक ही नहीं पा रहे। ठीक, फीलिंग वो जैसा फील करता था पहले, वो खुश फील करता था, नॉर्मल फील करता था, अब उसे सिर्फ दुखी या नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। फिर है थर्ड, एंड बिहेव्स, जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक से बात नहीं करता, कई बार तो लोग हाथ पैर भी चलाने शुरू कर देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एक तरह से। सोने में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली नींद भी कई बार ठीक से नहीं आती, या बहुत लंबा टाइम हो गया आप ढंग से सो ही ना पाए हो, आपको लगता हो बस सोते ही, आपका दिमाग नहीं सोता, आप ही सोते हैं। ठीक, अब इस तरह के डिसऑर्डर्स कई सारे हो सकते हैं वैसे तो, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, बेसिकली आपके मूड जो है दो अलग ही, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है डिवाइड दो सिचुएशन में, एक बिल्कुल अलग है पर्सनैलिटी, या तो आप बिल्कुल रो रहे हैं, या बिल्कुल खाने को तैयार हैं, बिल्कुल खुश हैं, मतलब अचानक से आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, दो पोल्स हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे, चिंता जिसको कहते हैं, दुश्चिंता कहते हैं, जब लगातार कुछ टेंशन बनी रहे तो एंग्जाइटी में चेंज हो जाती है, और एंग्जाइटी लंबे समय तक रहे तो वो डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। ठीक, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ऑब्वियसली डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं। ठीक, फिर है ईटिंग डिसऑर्डर्स, खा रहे हैं तो कई लोग खा ही रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं। ठीक, फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब अब आप में से कई लोग कहेंगे ये तो एएसडी में भी था, तो एएसडी भी तो मेंटल इलनेस से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, बार बार एक ही काम रिपीट करते जा रहे हैं, जैसे बेल बजा रहा है तो ये 3 बार तक बेल ही बजाएगा। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, यानी अचानक से नींद खुलना, खराब सपने आना, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये है कहानी किसकी, दुनिया में लोग कितने परेशान हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, और इवन मेंटल इलनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जितनी शायद पहले नहीं थी, स्पेशली जैसे जैसे डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप जो नेशंस हैं, विकास जहाँ पे हो चुका है या विकास हो रहा है, वहाँ ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है ना, जो मैस्लो की हायरार्की है, जैसे हमारी पेट की भूख खत्म होती है, बाकी दिमाग की भूख, मन की भूख, पता नहीं क्या क्या जागना शुरू हो जाता है, और हम चैन से नहीं बैठ पाते। फिर जब तक हमें सिर्फ काम करके, मेहनत करके, और आपको सिर्फ खाने की टेंशन है, तब तक दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो चीज फुलफिल होती है, ज्यादातर केसेस में, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि उनको नहीं होती, जिन लोगों को सिर्फ मजदूरी करनी है, मेहनत ज्यादा है, जिनको फुर्सत नहीं मिल रही, पेट की भूख जिनकी खत्म नहीं हो रही, वो उनको भी सकती है। बट जनरली देखा यही जाता है कि जब आपकी बाकी चीजें सेटल्ड होती हैं ना, तब आपका दिमाग अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, जब आप कंफर्टेबल होते हैं। और आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो फिर ब्रेन को कहाँ फुर्सत है, आप जब दिन भर मान लीजिए एक्सरसाइज करें, रात को नींद आएगी मस्त। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अब ये भी हो सकता है कि कई सारी डिसेबिलिटीज हो जाएं, कई सारी अक्षमताएं हो जाएं। एक बेसिकली में होता क्या है कि एक डिसेबिलिटी हुई और उसको क्योर नहीं किया गया, तो उसकी वजह से कई सारी हो सकती हैं। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मोहित कह रहे हैं। अच्छा मोहित, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम में से सबने कभी ना कभी एक आध बार तो जरूर फेस की होंगी चीज़ें। और इसमें स्पेशली इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम
मानते ही नहीं है कि दिमाग भी बीमार हो सकता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते लोग। और डॉक्टर छोड़ो, इसमें साइको एनालिस्ट होते हैं जो डिस्कशन करते हैं, थेरेपी देते हैं, जरूरी नहीं आप दवाइयां ही निकलें, तो वो सेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, है ना। या कोई कह रहा है अभी कि दीपिका कह रही है फॉर एग्जाम्पल कि फ्यूचर की टेंशन ना हो तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे ऊपर है ना, हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा। और है कुछ नहीं, मतलब हमको सबको पता है भैया 50 साल में गायब हो, यहाँ से 50-60 साल की और बची है, 20-30 साल की जिंदगी निकल गई है, और उसमें भी फिर इतना रोना है जिसकी हद नहीं है। ये हमारे हाथ में है कि हम अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे लोगों में रहें, और फिर भी लाइफ में नेगेटिव्स तो होंगे। मतलब आप नेगेटिविटी को ये नहीं सोच सकते कि कुछ गलत हो ही ना, सब कुछ अच्छा ही हो हमारे साथ, एक्सेप्टेंस इज द वे आउट। या आप अलग अलग चीजों पर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल कार्तिक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो एक अच्छी चीज है। मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज एमडीज रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, यानी एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज या अक्षमताएं जब एक टाइम पे हो जाएंगी तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी एमडी कहलाएगी। हाँ, परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि उनका फैमिली में डिप्रेशन, बिल्कुल ऐसा होता है। और मेरी बड़ी इच्छा है कि आगे आने वाले समय में जब मुझे थोड़ी फुर्सत मिले बाहर से पढ़ के आने की, तो काउंसलिंग वगैरह इवन अभी भी शुरू की जा सकती है बहुत, मतलब इफ आई कैन हेल्प पीपल इन सम वे। चिल्ड्रन विद ज्यादातर जो स्पेशली यंग एज में जो प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादातर मुझे जो लगता है पर्सनली वो साइको एनालिसिस या डिस्कशन या थेरेपी के थ्रू सॉल्व हो सकती है। दवाइयों की तो बहुत बाद में बात आती है, वो तो फिर मतलब इस एज में तो वैसे इतने सारे केमिकल्स अपने आप बनते हैं। यदि आप सही से टाइम पे नहा धो लें, खा पी लें, थोड़ा सनलाइट ले लें, एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने मूड का, जो काम है करने का एटलीस्ट एक रूटीन में आ जाए, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कुछ दिन तक भी 15-20 दिन भी करके देखिएगा, जब मन ना करे एकदम कोल्ड बात ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरी लाइफ में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। जब देखो मतलब पिछले 2 साल में फैमिली में 3 डेथ हो गई हैं, आसपास का माहौल है, इतने सारे काम से रिलेटेड चीजें हैं, 70 तरह की चीजें अगर देखा जाए तो, बट थोड़ा सा चेंज और आपके अंदर वो विल आपको खुद ही लानी पड़ती है कि यार चलो ठीक है, एक एपिसोड ओवर, दूसरा शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें मल्टीपल डिसेबिलिटीज और फिर जब हम बहुत लंबे समय तक क्योर नहीं करते ना, तब फिर वही दवाइयों वाली सिचुएशन आती है। खैर वो भी खराब नहीं है, जब जैसी सिचुएशन हो हमें ठीक तो करना ही होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो देखो कमलेश कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो भूत लग जाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। ये हमारे इंडिया में स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। ज्यादातर मानसिक बीमारियों को भूत प्रेत का नाम देकर के लोगों की लाइफ ही खराब कर दी एक तरह से, कि झड़वा लो कहीं से, झाड़ा लगवा लो, कोई बाबा झाड़ देंगे। अरे मेंटल इलनेस है भाई। खैर आ जाओ इधर। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जब एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज हो, चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ। और एक सबसे बड़ी समस्या इसकी ये भी है कि हम परिवार में या अपने आसपास के लोगों को ना बैठ के कभी बात नहीं करते, कभी सच नहीं बोलना चाहते। कई बार बोलना चाहते हैं तो सामने वाला सुनना नहीं चाहता, बट किसी ना किसी से कहो अपने मन की बात। और इस चीज में वहम में मत रहो कि अरे मेरी बात किसी ने बता दी तो क्या हुआ, बता दी जाए, तेल लेने उसकी प्रॉब्लम है, भाड़ में जाए, आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा बस, या आप नाराज रहेंगे उस व्यक्ति से, और क्या, एटलीस्ट पता लग जाएगा आपको इंसान कैसा है। ठीक, तो इतना सोचेंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ दी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, और स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके माँ बाप, वो एटलीस्ट आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज दैट में इंक्लूड स्पीच, फिजिकल मोबिलिटी, बोलने में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, इंटेलेक्चुअल या विजुअली देखने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है। मतलब इनमें से एक दो या मल्टीपल चीजें जब एक साथ हो तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहलाएंगे। मान लो बच्चे को दिमाग में भी प्रॉब्लम है, उसको देखने में भी प्रॉब्लम है, उसको चलने में भी प्रॉब्लम है, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो गई। ठीक, एक दो लोग बहुत होते हैं जीवन में, चाहे वो माँ बाप में से कोई अगर समझ ले, वैसे कोशिश करोगे 2-4 बार तो समझेंगे, बहुत चेंजेस आते हैं माँ बाप में भी। या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स। एक इंसान भी अगर आपको समझ में आता है तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। कई बार नहीं भी हो ना इंसान, तब भी बुक्स से लेके बहुत सारी नॉलेज है, बहुत विजडम है दुनिया में ढूंढने के लिए। डेफ एक्चुअली चक्कर क्या, हम ये चाहते हैं हमें सब समझ लें, हम किसी को ना समझें। अच्छा सुनील, डेफ ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच, देखिए एक बार लास्ट पॉइंट है आज के लिए, फिर छुट्टी है। नहीं ब्लॉक नहीं हो हामिद आप, कोई भी ब्लॉक नहीं है। हाँ श्वेता यही तो बात है। हाँ गहरी बात होनी चाहिए, सब्जेक्टिव ऐसा है। अगर इसको सिर्फ रटने के रूप में पढ़ाना हो तो मैं मतलब आपको नोट्स देके भी छुट्टी की जा सकती है। देखिए, डेफ ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच पीपल मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इंपेयरमेंट। ये आपने बहुत सुना होगा। डेफ ब्लाइंडनेस मतलब भाई सुन भी नहीं सकता व्यक्ति और देख भी नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जब सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो ये क्या है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से, हियरिंग और विजुअल दोनों का, सुनने का भी और देखने का भी, तो 2 या 2 से अधिक में मल्टीपल कहलाएगा। ठीक, इंपेयरमेंट कॉजिंग सीवियर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक समस्याएं होंगी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होंगी, बच्चे को कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आएगी। कैसे कम्युनिकेट करे, ना देख सकता है ना सुन सकता है। दूसरा, डेवलपमेंट उसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए था, या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएंगी। बुक तो आती है, अभी और भी आ जाएगी डिटेल में बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कितना प्रैक्टिकल सोचती हैं, हल्का ये कह रही हैं। जरूरी है ये, मतलब आपको नहीं पता, ये प्रैक्टिकलिटी एक दिन में नहीं आती। जब आप बहुत सारी ठोकरें खा लेते हैं, परेशानियां झेल लेते हैं, इमोशंस बहा के देख लेते हैं, देन यू गेट टू नो कि अगर जिंदगी जीनी है तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट पॉइंट्स। मन से प्रैक्टिकल होना जरूरी नहीं हर टाइम पे, बट जो सिचुएशन की डिमांड है वो तो करोगे ना, नहीं तो सर पीट के मर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, किसी को नहीं पड़ी आपकी। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका ख्याल रखना। तो ये हुई बात मल्टीपल डिसेबिलिटीज की। अब ये 1995 वाले एक्ट में ये 7 डिसेबिलिटीज थी, एक बार समझ लो क्योंकि कई बार पूछी जाती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी का एग्जांपल अभी तो दिया, डेफ एंड ब्लाइंडनेस एक साथ है। डेफ और डम्ब है, मतलब दिखता नहीं और सुन भी नहीं सकता, मल्टीपल हो गई। कई बार चल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, मल्टीपल हो गई। 2 डिसेबिलिटी एक साथ होना, है ना। डेफिनेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अभी लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, बात करेंगे, पहले यहां जाओ। देखो, डेफिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था 1990,
5 वाला उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। ब्लाइंडनेस आपको बताइए जो बिल्कुल नहीं देख सकते, ये अभी भी हैं। लो विजन यानी बहुत कम परसेंट में दिखता है। लेप्रोसी क्योर्ड यानी कुष्ठ रोग जिसका अभी हमने समझा। हियरिंग इंपेयरमेंट था। लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, चलने फिरने में हड्डियों से रिलेटेड होगी तो ऑर्थोपेडिक कह देंगे। मेंटल रिटार्डेशन थी, भाई मेंटली डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, या फिर मेंटल इलनेस जो हमने अभी पढ़ी है। ये 7 डिसेबिलिटीज थी, ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है। सूरज, ये आपको पहली क्लास से ही पता होगा कि मैं कैसे डिस्कस करती हूँ, है ना। तो अब द वे आई टीच और डिस्कस थिंग्स, उसके लिए तो शर्म नहीं हो पाएगी भाई, है ना। ये आपको डे 1 से पता होना ही चाहिए था कि मेरा जो तरीका है डिस्कशन का वो बाइलिंगुअल तो होता है, बट इंग्लिश का टच उसमें ज्यादा है अगर आपकी भाषा में मैं कहूँ तो। ठीक, तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, 2 कदम आप आगे आएंगे 2 कदम मैं आऊंगी, तो काम बन सकता है। बट ये बिहेवियर जो आप कर रहे हैं उससे तो काम नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ठीक है। मैम एंग्जाइटी क्यों हो जाती है? जब आप लंबे समय तक चीजों को रखते हैं अपने अंदर तो होगी ना। उनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, सोच समझ के। जब कोई चीज, अगर ये कहा जाता है, रूल है एक तरह का कि 48 घंटे तक यदि कोई चीज दिमाग में चल रही है, मोर देन 48 आवर्स से ज्यादा की जब सिचुएशन हो जाए, तो आपको उस चीज को प्रॉपर थॉट देके बैठ के एक बार सोच के क्लियर कर लेना चाहिए। मान लो आपके दिमाग में किसी ने कुछ कह दिया, वही बात चल रही है, 2 दिन हो गए, आपने देखा 1 डेढ़ दिन से दिमाग में जा नहीं रही बात, तो आप बैठ के सॉल्व कर लो ना, उसको रिजॉल्व कर लो अपने एंड पे। सामने वाले का ठेका आप नहीं ले सकते कि उसने ऐसे क्यों कह दिया। अरे कह दिया तो कह दिया, वो उसकी प्रॉब्लम है, पता नहीं उसका क्या मेंटल सेट है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, क्या उसका मूड रहा होगा। हो सकता है वो अपनी भड़ास आप पे ही निकाल रहा हो, अंदर से खुद खाली हो, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रहा हो, 70 चीजें हैं। अब आप बैठ के ये सोचो कि उसने क्या कह दिया, या आप अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करोगे। आप अपने ऊपर जब फोकस करते हो ना, तो सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, और हो जानी चाहिए। अपने आप जवाब भी मिल जाते हैं लोगों को, और नहीं भी मिले तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए जीने नहीं आए। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जरूरी है कि हम खुद रिजॉल्व करें। और लास्ट वाली बात यही थी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को संभालें या प्रैक्टिकली कई बार सोचें लाइफ में, क्योंकि अगर आप एक बार एक खराब दौर से गुजर जाते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, या बहुत लंबे समय तक आप परेशान जब रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार दोबारा उस फेज में जाना नहीं है किसी भी हालत में। और खुद को एक लाइन के आगे मत ले जाओ जहां से आप वापस ना आ पाओ। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ कि यार बाहर में जाए सब कुछ, यहां तो नहीं जाना, इस डार्कनेस में नहीं जाना, रिजॉल्व करके। और भी तो लोग हैं जो इतनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इतनी परेशानियों में, और पूरी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, किसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता कि हम चाहें कि बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग या बिल्कुल एकदम फेयरनेस हो हर चीज में, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। खैर ये सब तो चलता रहेगा ज्ञान, साथ में पढ़ाई भी करनी है। मैं कुछ प्रैक्टिस शीट्स वगैरह भी दूंगी, अभी इंटेलिजेंस वाली देनी है, और भी कुछ चीजें हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, टेंशन नहीं है, चीजें हो जाएंगी। चलो फिर टेक केयर, कल मिलेंगे। हाँ मीम देखा था मैंने, वही जो अभिषेक इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। अभी तो शाम को भी मिलेंगे, खैर कल मिलते हैं। आज बहुत ज्यादा ज्ञान वाली क्लास होगी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, इसको लाइक से जोड़ के समझने में ही फायदा है। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। टेक केयर। लुक्स था वर्षा।